यस। तो आज के वीडियो लेक्चर में और आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इधर कुछ व्यस्तताओं की वजह से वीडियो अपलोड ये नहीं हो पाया। हम लोग वीडियो नहीं बना पाए। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और हम लोग इस चर्चा को आगे लेकर के चलते हैं। और आज की जो ये चर्चा है वो क्रम में वो सीरीज में आगे बढ़ रही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो यूनिटरी फीचर्स हैं उन यूनिटरी फीचर्स के बारे में डिस्कशन हम लोग ये कर रहे थे। तो इस क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग इस चीज की चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही यूनिटरी फीचर ये भी है कि हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक विशेष प्रकार की ये सर्विस जिसको कि ऑल इंडिया सर्विसेज हम लोग बोलते हैं, इसकी मौजूदगी, हिंदी में जिसे हम लोग बोलते हैं कि अखिल भारतीय सेवाएं। तो सामान्य तौर पे आप देखिएगा कि किसी भी फेडरल सिस्टम में जो सिविल सर्विस होती है, सिविल सर्विस का मतलब हुआ कि ब्यूरोक्रेसी, और ब्यूरोक्रेसी का ये मतलब हुआ कि जो अपॉइंटेड ऑफिशियल्स होते हैं स्टेट के, यानी कि ये गवर्नमेंट के, यानी कि ये प्रोफेशनल्स और अपॉइंटेड ऑफिशियल्स, उन्हीं को हम लोग, उन्हीं का जो ये संरचना पाई जाती है या उनका जो सिस्टम पाया जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशनल ये ढांचा पाया जाता है किसी भी कंट्री के अंदर, उसी को हम लोग ये सिविल सर्विस या ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। तो कोई भी ये फेडरल सिस्टम हो तो मुख्यतः वहां पे ये दो प्रकार की ये सेवाएं, यानी कि सिविल सेवाएं, यानी कि सिविल सर्विसेज ये पाई जाती है। एक तो हम लोग उसको बोलते हैं सेंट्रल सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, या अमेरिका में आप जाइएगा तो इन्हीं को ये फेडरल सर्विसेज हम लोग बोलते हैं। और दूसरी ये सर्विसेज यानी सिविल सर्विस, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट सर्विसेज। आप लोग इस चीज को ये समझ सकते हैं, आपको ये बात ये समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमने आपको बताया है कि किसी भी फेडरल सिस्टम में टू टीयर्ड ये गवर्नमेंट होती है, यानी कि दो लेवल्स पे सरकार का गठन ये आपको ये किया गया रहता है। एक तो आपको ये सेंट्रल लेवल पे, जिसको कि भारतवर्ष में हम लोग उसको यूनियन लेवल भी बोलते हैं, और एक स्टेट के लेवल पे। तो इन दोनों ही स्तरों पे जो सरकारें काम करती हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स ये दोनों ही लेवल पे उनका जो ढांचा है, जो उनका इंस्टीट्यूशन है, वो अलग अलग है। जैसे कि आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जो हमारे यहाँ, हमारे कंट्री में आपको सेंट्रल लेवल पे या यूनियन लेवल पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है हमारी कंट्री की, वो हमारे देश की, यानी कि यूनियन लेवल पे जो मंत्री परिषद है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसके अंदर यानी उस इंस्टीट्यूशन में जो एग्जीक्यूटिव की ये शक्तियां हैं, ये वेस्टेड हैं या उसमें ये निहित की गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और उस ये काउंसिल ऑफ ये मिनिस्टर्स को हेड करता है कौन? ये प्राइम मिनिस्टर। ठीक उसी प्रकार से आप स्टेट के लेवल पे आइएगा तो स्टेट के लेवल पे जो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है डिफरेंट स्टेट्स में,
तो वो भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही हैं स्टेट के लेवल पे। उसी में एग्जीक्यूटिव की जो शक्तियां हैं वो वेस्टेड हैं, और स्टेट के लेवल पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो ये इंस्टीट्यूशन है, उसको हेड कर रहा होता है ये चीफ मिनिस्टर। तो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हुई, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के सबऑर्डिनेट यानी उसके ये मातहत पूरी की पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है, यानी कि अपॉइंटेड ऑफिशियल्स का, जिसको कि सरकारी या सेवक बोलते हैं, सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं, लोक अधिकारी बोलते हैं, उनका एक पूरा का पूरा ये यानी कि ये तंत्र जो है वो कार्य करता है। तो आप देखिएगा कि कोई भी ये फेडरल सिस्टम है, तो किसी भी ये फेडरल सिस्टम में मुख्यतः ये दो लेवल पे ये सरकारें काम करती हैं। एक आपको सेंट्रल लेवल पे और दूसरा स्टेट लेवल पे। और उन पॉलिटिकल यानी रेस्पेक्टिव जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके अधीन अलग अलग ये ब्यूरोक्रेसी काम करती है। आप लोग भी सुनते होंगे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। जैसे मान लीजिए कि इनकम टैक्स का कोई ऑफिशियल है, आप लोग बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। जैसे मान लीजिए कि केंद्रीय विद्यालय में आ जाइए, तो केंद्रीय विद्यालय के जो शिक्षक हैं, हम लोग उसको बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, यानी कि वो ये केंद्रीय सरकार के यानी कि समझ ले कि उसके नियंत्रण में और उसके यानी कि अधीन होकर के वो व्यवस्था काम कर रही है। हालांकि जो ये टीचर्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स की वो श्रेणी में वो नहीं आते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की ही वो एम्प्लॉय है। स्टेट लेवल पे आ जाइए, तो स्टेट लेवल की अपनी ये ब्यूरोक्रेसी है। आप जैसे मान लीजिए कि स्टेट लेवल पे जो ये सीओ साहब हैं, सर्किल ऑफिसर साहब हैं, ये थानेदार साहब हैं, यानी कि एसएचओ साहब जो है, इसके अलावा एसडीओ साहब जो है, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की ये सेवाएं जो हैं वो की स्टेट लेवल पे काम कर रही हैं। और जो उसके जो यानी कि जो ऑफिशियल्स हैं, वो स्टेट लेवल के ऑफिशियल्स हैं, और वो स्टेट सर्विसेज में आती है। तो किसी भी फेडरल सिस्टम में जो सिविल सर्विस होती है, वो बेसिकली आपको ये दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं सेंट्रल सर्विसेज और दूसरे को बोलते हैं स्टेट सर्विसेज। और सेंट्रल सर्विसेज में यानी वैसी सेवाएं आती हैं, यानी कि उस प्रकार के आपको सिविल सर्वेंट्स या ऑफिशियल्स इस सिस्टम के अंतर्गत, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं, जिन डिपार्टमेंट्स के ऊपर यानी कि जिन ये विभागों के ऊपर या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यूरिडिक्शन होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट की आधिकारिकता होती है। और इसके अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं सेंट्रल सर्विसेज के, जो भी ये सिविल सर्वेंट्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉइज हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में वो कार्य करते हैं। यानी उनका जो एम्प्लॉयर होता है, यानी कि नियोक्ता जो उनका होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। और उनके ये सर्विसेज के जो रूल्स और जो रेगुलेशंस हैं या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये सर्विस की, उन सारे चीजों का निर्धारण जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इसमें आपको इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विस, यानी कि अगर हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विस इसमें आता है। इंडियन आपको रेवेन्यू सर्विस इसमें आता है। इंडियन ये फॉरेन सर्विस आपको सेंट्रल सर्विस है, यानी कि भारतीय विदेश सेवा। इसमें आपको यानी
तो इसमें ये बहुत सारी ये सेवाएं ये मौजूद हैं जिनके के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी आधिकारिकता होती है, उसका ज्यूरिडिक्शन होता है। और ऐसे ऐसे लगभग यानी जो सेंट्रल सर्विसेज हैं, तो जो यूपीएससी जो एग्जाम लेती है, यूपीएससी एग्जाम में कम से कम यानी कि 30 से ऊपर जो सेवाएं हैं वो सेंट्रल सर्विसेज है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस हो गया, इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विस हो गया, रेलवे से संबंधित जो सर्विसेज होती हैं, ये सब ये सेंट्रल सर्विसेज है। और ये कंप्लीट उनके ऊपर जो ज्यूरिडिक्शन है वो आपको ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक उसी प्रकार से जो स्टेट के लेवल पे जो ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, जैसे मान लीजिए कि बिहार, ये आपको ये पुलिस सेवा हो गया, अगर ये बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये पुलिस से संबंधित जो भी ये नियुक्तियां होती हैं, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो स्टेट लिस्ट का ये कोई भी सब्जेक्ट है और उसके ऊपर जो भी ये तंत्र काम कर रहा है, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ये ढांचा काम कर रहा है स्टेट के लेवल पे, और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यानी कि सिविल सर्विस का जो ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर जो भी ये सिविल सर्वेंट्स काम कर रहे हैं, वो सारे ये सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के ज्यूरिडिक्शन में वो काम कर रहे हैं, उनको स्टेट सर्विसेज हम लोग बोलते हैं। तो किसी भी फेडरल सिस्टम में मुख्य रूप से ये 2 प्रकार की सेवाएं होती हैं, सिविल सर्विस होती है। लेकिन ये भारत का एक बहुत ही यूनिक केस है, आप इस चीज को समझिए। और भारतवर्ष में एक अन्य तीसरी भी प्रकार की ये सेवा ये पाई जाती है हमारे देश में, जिसे कि टेक्निकली ये ऑल इंडिया सर्विसेज हम लोग बोलते हैं। हिंदी में बोला जाता है अखिल भारतीय सेवाएं। यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं का जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व इन दोनों यानी कि सर्विसेज के अतिरिक्त है। यानी कि सेंट्रल सर्विसेज तो हमारी कंट्री के अंदर हैं ही, और वैसी ये बहुत सारी सर्विसेज हैं। स्टेट के लेवल पे भी ये सिविल सर्विस है, स्टेट के लेवल पे भी ये सर्विसेज हैं। सर्विस का यहां मतलब समझिए ये सिविल सर्विस यानी कि ब्यूरोक्रेसी जो काम करती है, आपको ये नौकरशाही जो कार्य करती है। तो स्टेट लेवल पे भी स्टेट सर्विसेज ये भारतवर्ष में मौजूद हैं। लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार की आपको सेवा भी या सिविल सर्विस भी भारतवर्ष में ये मौजूद है, और जिसको कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये ऑल इंडिया सर्विसेज को रिकॉग्नाइज ये करता है, और जिसे कि हम लोग ऑल इंडिया सर्विसेज ये बोलते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं। और भारतवर्ष में अब अखिल भारतीय सेवाएं होती क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा ये समझिए। तो अखिल भारतीय सेवाएं वैसे प्रकार की सेवाएं हैं, और मुख्यतः इसमें आपको यानी अभी के टाइम में 3 सर्विसेज जो हैं ये भारतवर्ष में मौजूद हैं, जिनको कि अखिल भारतीय सेवाएं या ऑल इंडिया सर्विसेज हम लोग बोलते हैं। एक है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय की प्रशासनिक सेवा। दूसरा IPS, इंडियन ये पुलिस सर्विस, भारतीय ये पुलिस सेवा। और तीसरा आपको है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। IFS से आप ये फॉरेन सर्विस ये मत समझ लीजिएगा। हियर IFS denotes the Indian फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेस्ट भारतीय ये वन सेवा।
तो अभी के टाइम में भारतवर्ष में 3 ही ऑल इंडिया सर्विसेज ये मौजूद हैं, उनका एग्जिस्टेंस है। अब इन अखिल भारतीय सेवाओं की एक खासियत क्या होती है, और एक चीज आपको और बता दें कि भारतवर्ष में जो अखिल भारतीय सेवाएं जो पाई जाती हैं, इनका अपना एक विशेष महत्व है। और ऐसा ये माना जाता है कि भारतवर्ष में एडमिनिस्ट्रेशन की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, यानी कि ये प्रशासन में एक प्रकार की ये निरंतरता को बनाए रखने के लिए, और ये प्रशासन में खास करके ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में एक निश्चित प्रकार की ये क्वालिटी को बनाए रखने के लिए ये जो सेवाएं हैं, इन सेवाओं की अपनी एक अहम भूमिका होती है, इनका अपना एक अहम महत्व है। और खास करके इन दो सेवाओं का, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का और इंडियन ये पुलिस सर्विस का, और इन दोनों आप लोग ये नामों से ये बहुत ज्यादा आप लोग ये वाकिफ होंगे। जहां कहीं भी यूपीएससी का नाम आता है या हर एक, ये तो एक हाउस होल्ड नेम है भारतवर्ष में, आईएएस आईपीएस। भारतवर्ष का कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा, और स्टूडेंट को थोड़ा छोड़ दे, ये कोई भी आपको ये गार्जियन या पेरेंट ऐसा नहीं होगा जिसने कि कॉन्शियस या अनकॉन्शियस मैनर में उसने ये सपना ये ना देखा हो ये भारतवर्ष में कि हमारा ये बेटा या बेटी जो है वो आईएएस वो बने या आईपीएस बने। कहीं ना कहीं से ये चीजें होती हैं। और भारतवर्ष में अखिल भारतीय सेवाओं का अपना एक इतिहास रहा है, और स्वतंत्र भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का, यानी कि द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ये माना जाता है, ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि उन्होंने पुरजोर वकालत की थी कॉन्स्टिट्यूशन यानी मेकिंग के टाइम में कि इन सेवाओं को डिसअबैंडन ये ना किया जाए, और इन सेवाओं को बरकरार रखा जाए भारतवर्ष में, जिससे कि भारतवर्ष की यूनिटी और इंटीग्रिटी को अक्षुण्ण रखा जा सके। और भारतवर्ष का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी भारतवर्ष में प्रशासन जो है, जो कि सिविल सर्वेंट्स के द्वारा ये किया जाता है, उस ये प्रशासन में एक प्रकार की गुणवत्ता जो है वो पूरे देश के अंदर ये बनी रहे, और प्रशासनिक ये दक्षता से भरे हुए, एक्सपीरियंस से भरे हुए और इनोवेशन से भरे हुए, और भारतीय संविधान के ये सजग ये प्रहरी के रूप में ऐसे जो ऑफिशियल्स हैं वो काम करें, जिससे कि हमारे देश की एकता और अखंडता को हमेशा ये बना करके रखा जा सके। और उसी क्रम में आईएएस को तो स्टील फ्रेम ऑफ द कंट्री भी बोलते हैं। तो आपको अखिल भारतीय सेवाएं होती क्या है? तो अखिल भारतीय सेवाओं को आप ऐसा समझिए कि ये एक विशेष प्रकार की सेवाएं हैं भारतवर्ष में, जिसका कि ये मेंशन जो है हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही, हमारे ये संविधान में ही ये किया गया है। और उसमें आप समझिए कि अखिल भारतीय सेवाएं जो है, इनकी विशेषता इस चीज में है कि अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी होते हैं या इनके जो ये मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स का जो सिलेक्शन जो है वो यूपीएससी करता है, उसी के लिए एग्जाम होती है। आप लोग भी जानते होंगे, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन उसे बोलते हैं। और यूपीएससी ही इन सेवाओं के जो मेंबर्स हैं उनका वो ये चयन करती है कुछ निश्चित ये मापदंडों के आधार पे।
क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए। और यूपीएससी जो है, जो सेलेक्टेड ये कैंडिडेट्स हैं, उन सेलेक्टेड ये कैंडिडेट्स को इन सेवाओं के लिए वो रिकमेंड करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को। और उन्हीं ये रिकमेंडेशन के आलोक में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन सेवाओं के ये सदस्यों की, यानी कि आईएएस हो या आईपीएस हो या आईएफएस हो, इन सेवाओं के सदस्यों की वो नियुक्ति करती है। और जब उनकी नियुक्ति हो जाती है, मतलब आप ऐसे समझिए कि इन सेवाओं के जो मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स के ऊपर ड्यूअल कंट्रोल होता है। मतलब इनका जो, यानी कि इनका जो सिलेक्शन है, वो सिलेक्शन आपको यूपीएससी करती है। जो अपॉइंटमेंट है, वो अपॉइंटमेंट ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इन सेवाओं के सदस्यों की सर्विस की जो ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, यानी कि सेवा शर्तें जो होती हैं, उन सेवा शर्तों का निर्धारण सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था जो है, या इनकी ट्रेनिंग कैसे ये दी जाएगी, या ट्रेनिंग की जो ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और उसके बाद से इन, यानी कि सेवाओं के सदस्यों को, यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाओं के जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, इनको डिफरेंट स्टेट कैडर्स जो है वो अलॉट कर दिया जाता है। आप लोग सुनते होंगे कि ये फलाना जो आईएएस है वो ये बिहार कैडर के आईएएस है, या ये फलाना कोई आईपीएस है वो बिहार कैडर के या यूपी कैडर के वो आईपीएस है। और वन सेवा में भी वैसा ही होता है। मतलब आप देखिए, यहां आप अंतर को समझिए, यानी कि इन सेवा के सदस्यों की नियुक्ति जो है, यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है, वो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है। इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये सर्विस के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ये तय करती है। इनकी ये ट्रेनिंग की व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इनके ऊपर कोई, यानी कि मेजर जो डिसिप्लिनरी एक्शन है, वो डिसिप्लिनरी एक्शन, यानी कि मेजर डिसिप्लिनरी एक्शन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले सकती है। लेकिन ये जो अधिकारी होते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अधिकारी होते हैं, वो उनको स्टेट कैडर अलॉट कर दिया जाता है। मतलब डिफरेंट स्टेट्स में जाकर के ये अपनी ये सेवाएं वो देते हैं। और स्टेट के लेवल पे जितने भी स्ट्रैटेजिक पोस्ट हैं, यानी कि रणनीतिक महत्व लिए हुए जो पोस्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट ये पोस्ट हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, वो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या आपको सेक्रेटरियल एडमिनिस्ट्रेशन हो। जैसे आप देखते होंगे कि किसी डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे स्ट्रैटेजिक पोस्ट है आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, वो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है, यानी डीएम साहब का। किसी किसी राज्य में उसको डीसी भी बोलते हैं, डिप्टी या कमिश्नर भी बोलते हैं। वो पोस्ट जो है वो इनवेरिएबली वो आईएएस ही उसको ऑक्युपाई करता है। और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे स्ट्रैटेजिक पोस्ट है, वो आपको सुपरिटेंडेंट ऑफ ये पुलिस का है, यानी एसपी का पोस्ट है या एसएसपी का पोस्ट है, अगर वो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो। आप देखिएगा इसेंशियली ऐसे पोस्ट पे आईपीएस ही उस पोस्ट को ऑक्युपाई करते हैं। तो अब आप देखिए, यानी आईएएस हो या आईपीएस हो,
हैं ये मेंबर ऑल इंडिया सर्विसेज के, और इनको अपॉइंट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। इनका जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग ये किस प्रकार से होगा, ट्रेनिंग का मॉड्यूल क्या होगा, किन किन बातों के ऊपर इनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी, ये सब डिसाइड कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। इनके सेवा की शर्तें क्या होंगी, यानी कि इनका वेतनमान क्या होगा, किन किन प्रकार के एमॉल्वमेंट्स मिलेंगे, सीनियोरिटी इनकी ये कैसी रहेगी, इन सब सारे चीजों के बारे में जो डिसीजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। लेकिन इन सेवाओं के जो सदस्य हैं वो सदस्य आकर के स्टेट में वो कार्य कर रहे हैं, स्टेट कैडर्स उनको अलॉट किया गया रहता है, और स्टेट्स में वो कार्य करते हैं। तो स्टेट ये गवर्नमेंट के जितने भी स्ट्रेटेजिक पोस्ट हैं, अगर आप स्टेट के किसी स्टेट के अगर आप सेक्रेटरीट में चले जाइए, जैसे कि बिहार सचिवालय में चले जाइए, तो बिहार के ये सचिवालय में सेक्रेटरीट में आपको बिहार गवर्नमेंट के ये जितने भी इंपॉर्टेंट आपको मिनिस्ट्रीज हैं, यानी कि मंत्रालय हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, उन सारे ये मंत्रालय या डिपार्टमेंट्स में से जितने भी हायर पोस्ट हैं, यानी सेक्रेटरी का पोस्ट हुआ, ज्वाइंट सेक्रेटरी का पोस्ट हुआ, इवन ये डायरेक्टर का पोस्ट हुआ, या स्टेट के लेवल पे अगर कोई कॉरपोरेशन काम कर रही है यानी निगम काम कर रही है, तो उन ये निगम के जो अध्यक्ष हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, मतलब आप देख लीजिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी स्ट्रेटजिक पोस्ट हैं, उन सारे स्ट्रेटजिक पोस्ट पे, अधिकतर पोस्ट पे आपको आईएएस ही मौजूद है। और ये पुलिस से संबंधित या विजिलेंस से रिलेटेड या उस ये कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जो भी पोस्ट है, जो स्ट्रेटजिक पोस्ट है, उस पे आईपीएस आपको ये विद्यमान है। अब इसको थोड़ा समझिए कि ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर्स हैं, यानी आईएएस हुए या आईपीएस हुए या आईएफएस हुए, काम तो कर रहे हैं स्टेट में, किसी ना किसी स्टेट में, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, स्ट्रेटजिक पोस्ट पे हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर नहीं है कि वो इनके ऊपर कोई बड़ा डिसिप्लिनरी एक्शन वो ले सके, या इन सेवाओं के यानी अखिल भारतीय सेवाओं के ये सदस्यों को उनको यानी उनके पोस्ट से हटा सके, उनको डिसमिस कर सके, उनको ये सर्विस से हटा सके। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है। हां, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में जिन पोस्ट को ये होल्ड कर रहे हैं, जिस यानी कि जिम्मेवारियों को वो निभा रहे हैं, उन जिम्मेवारियों को निभाने के ये क्रम में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो कुछ जो ये माइनर जो डिसिप्लिनरी एक्शंस होती हैं, माइनर छोटी मोटी, वो माइनर डिसिप्लिनरी एक्शंस जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट वो ले सकती हैं और लेती हैं। जैसे मान लीजिए कि ट्रांसफर कर दिया। अब जैसे आप मान लीजिए कि हम लोगों के डिस्ट्रिक्ट के या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, अगर कुछ हो जाए, कोई बड़ी एक घटना हो जाए मान लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट में, तो स्टेट गवर्नमेंट ये ज्यादा से ज्यादा उनका ये ट्रांसफर कर सकती है, या ज्यादा से ज्यादा फॉर द टाइम बीइंग वो सस्पेंड कर सकती है उनके वो कार्यों से। लेकिन उसको भी अल्टीमेटली उसको अप्रूवल लेना होगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है कि किसी आईएएस या आईपीएस के किसी भी ये सदस्य का उसका वो डिमोशन कर दे,
या उनकी जो सीनियरिटी लेवल है उस ये सीनियरिटी लेवल में ये किसी भी प्रकार का डाउनग्रेडेशन कर दे, ये नहीं पॉसिबल है। इनके वेतन को फॉर द टाइम बीइंग वो रोक सकती है, लेकिन उसके लिए भी ये फाइनल अप्रूवल जो है वो लेना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। मतलब आप देख सकते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के जो सदस्य हैं इनकी बहुत ही यूनिक स्थिति है भारतवर्ष में। ड्यूअल कंट्रोल है इनके ऊपर, यानी अल्टीमेट कंट्रोल जो है, फाइनल कंट्रोल जो है वो इन सेवाओं के सदस्यों के ऊपर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन जो इमीडिएट कंट्रोल है वो इमीडिएट कंट्रोल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। और इन सेवाओं के जो सदस्य होते हैं स्टेट कैडर्स के ही रूप में वो कार्य करते हैं। मतलब हर एक आईएएस का या आईपीएस का या किसी भी आईएफएस का फॉरेस्ट सर्विस का कोई मेंबर है, उसका ये कोई ना कोई स्टेट कैडर होता है, उसका स्टेट कैडर कुछ ना कुछ यानी अलॉट होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, और एक चीज आपको और बता दें कि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के लिए यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना कोई एक आपको ये कैडर नहीं होता है। तो अब आप इस चीज को सोच रहे होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के भी यानी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, मंत्रालय हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और उन सारे मंत्रालयों और डिपार्टमेंट्स में भी ये बहुत सारे आईएएस और आईपीएस जो हैं वो कार्य कर रहे हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का लगभग हर एक जो मंत्रालय है या कोई भी डिपार्टमेंट है उसको हेड कर रहा है 99% केसेस में वो आईएएस ही उसका सेक्रेटरी है या उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। और अभी हमने आपको बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना कोई आपको ये कैडर नहीं होता है, तो फिर वहां पे आईएएस और आईपीएस या आईएफएस की जो सेवाएं हैं वो सेवाएं ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये कैसे ले रही है? तो इसको बोला जाता है ये टेन्यूर सिस्टम। तो ये टेन्यूर सिस्टम के ये तहत जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर्स हैं वो अपनी ये सेवाएं जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। और टेन्यूर सिस्टम का यही मतलब हुआ कि हर एक आईएएस या आईपीएस, ठीक है ना, एक निश्चित अवधि की ये सेवा अपने अपने राज्य, जो भी उनका राज्य अलॉट हुआ है, जो भी स्टेट कैडर को वो बिलोंग करते हैं, तो एक निश्चित अवधि की ये सेवा वहां वो करने के पश्चात वो डिप्यूटेशन पे, ठीक है, डिप्यूटेशन पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज में या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस में वो जाकर के वो काम करने के योग्य या सक्षम हो जाते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्यूटेशन पे यानी कि आप समझो कि वैसे आईएएस या आईपीएस को अपने यहां अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में या सेटअप में ये बुला लेती है, और एक निश्चित अवधि की ये सेवा करने के पश्चात जो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स फिर से वापस अपने स्टेट कैडर में वो लौट आते हैं। तो यही जो ये सिस्टम है ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स के डिप्यूटेशन का सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसी को हम लोग ये टेन्योर सिस्टम बोलते हैं। और ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं ये बड़ा ही विशिष्ट प्रकार की सेवाएं हैं भारतवर्ष में। इनका अपना एक अलग महत्व है। इनके ऊपर अभी हमने बताया कि ये ड्यूअल कंट्रोल होता है, मतलब इनकी अपॉइंटमेंट, इनका सिलेक्शन, इनका रिक्रूटमेंट, इनकी ट्रेनिंग, इन सेवाओं के सदस्यों की
सर्विस से संबंधित ये टर्म्स एंड कंडीशंस, दूसरे अन्य डिसिप्लिनरी एक्शंस यानी मेजर डिसिप्लिनरी एक्शंस। फॉर ऑल दिस थिंग्स, फॉर ऑल सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज, ऐसे सारे जो ये काम होते हैं, all are steered, all these works are steered by the central government. But once they are appointed, that means after the selection, once they are appointed, then they are allotted with, some state cadre. स्टेट कैडर में इनको अलॉट कर दिया जाता है, किसी ना किसी स्टेट में जाकर के काम करते हैं। एंड दे इनवेरिएबली होल्ड द स्ट्रेटेजिक पोजीशंस इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप समझिए, चर्चा यहां पे हुई थी कि ये यूनिटरी फीचर ये कैसे हुआ। तो यूनिटरी फीचर ये ऐसे हुआ, यानी ऑल इंडिया सर्विसेज को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रिकॉग्नाइज करता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में 1947 में उस टाइम में दो प्रकार की ऑल इंडिया सर्विसेज ये थी। यानी आपको आईएएस का प्रीडेसेसर जो सर्विस है उसको आईसीएस बोलते हैं, इंडियन सिविल सर्विस, अंग्रेजों के टाइम में ये थी। यानी आज की जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है इसको अंग्रेजों के टाइम में इंडियन या सिविल सर्विस बोलते थे। उसी का ये नाम बदल करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ये रखा गया। ऑल इंडिया सर्विसेज के रूप में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसे रिकॉग्नाइज करता है और 1947 से ये अस्तित्व में आया। और आईएएस जो सर्विस है इसकी जो मेंशनिंग है, ये मेंशनिंग हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, हमारे संविधान में भी है। और जिसे हम लोग आज के टाइम में आईपीएस बोलते हैं, ये अंग्रेजों के टाइम में इसको आईपी बोला जाता था, इंडियन पुलिस। और इंडियन पुलिस जो है इसी का नाम बदल करके ये भी ऑल इंडिया सर्विस है, इसका नाम स्वतंत्र भारत में रखा गया आईपीएस। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में ये दो ही प्रकार की ऑल इंडिया सर्विसेज ये भारतवर्ष में ये मौजूद थी। यानी कि 1947 में दो ही प्रकार की यानी ऑल इंडिया सर्विसेज ये मौजूद थी। और फिर आपको 1966 में 1966 में यानी 1966 में एक नई प्रकार की ऑल इंडिया सर्विस का गठन जो है ये भारतवर्ष में ये किया गया, जिसे कि इंडियन ये फॉरेस्ट सर्विस ये बोलते हैं। यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यानी 1947 में दो ही प्रकार की ऑल इंडिया सर्विसेज की मेंशनिंग है। एक नई प्रकार की ऑल इंडिया सर्विस का गठन जो है वो 1966 में किया गया। हम कल के क्लास में और भी ज्यादा इसके ऊपर ये चर्चा करेंगे कि नई प्रकार की ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन ये कैसे किया जा सकता है, उसके लिए संवैधानिक व्यवस्था क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज का अपना रेलेवेंस क्या है भारतवर्ष में, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऊपर एक विस्तृत ये चर्चा हम ये करेंगे। इसके बाद के ये क्लास में बहुत ही हम एग्जॉस्टिव मैनर में हर एक चीज को मैं ये डील करता हूं। तो हम लोग आते हैं इस पॉइंट पे कि ऑल इंडिया सर्विसेज की जो मौजूदगी है भारतवर्ष में, तो व्हाई द प्रेजेंस, that means the existence of the all India services in our country is against the federal spirit। वो किस प्रकार से जो फेडरल स्पिरिट है उसके वो अगेंस्ट में है। अब आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं, आसानी से अनुमान क्या लगाना, इस चीज को ये समझ सकते हैं कि एक ऐसी सेवा जिसको कि ऑल इंडिया सर्विसेज से बोला जा रहा है, जिसके के ऊपर
अंतिम रूप से जो नियंत्रण है, जो यानी कि फाइनल जो कंट्रोल है, जो अल्टीमेट कंट्रोल है इनके सदस्यों के ऊपर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन उन सेवाओं के जो सदस्य हैं, वो सदस्य स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी स्टेट के लेवल पे जो प्रशासनिक व्यवस्था काम कर रही है, उस ये प्रशासनिक व्यवस्था में वो स्ट्रैटेजिक पोजीशन को वो होल्ड कर रहे हैं, यानी महत्वपूर्ण वो पदों के ऊपर वो विराजमान है। तो आप बताइए कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के जो महत्वपूर्ण पद हैं, उन पदों के ऊपर वैसे ये सेवा यानी वैसी ये सर्विसेज के लोग ये बैठे हुए हैं जिनके के ऊपर अंतिम रूप से जो नियंत्रण है, वो अंतिम रूप से नियंत्रण आपको राज्य सरकार का नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार का है। यानी राज्य सरकार ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों के साथ कुछ नहीं कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा उनका वो ट्रांसफर कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा थोड़े समय के लिए फॉर द टाइमिंग उनको सस्पेंड कर सकती है। लेकिन जो मेजर डिसिप्लिनरी आपको एक्शंस होते हैं, वो मेजर डिसिप्लिनरी एक्शंस जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ले ही नहीं सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के वैसे पद जो कि स्ट्रैटेजिक नेचर के हैं और उनके ऊपर जो सदस्य हैं, उनके ऊपर जो ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, जो ऑफिशियल्स उन पदों में निहित जो अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहे हैं और उन्हीं ऑफिशियल्स के ऊपर स्टेट का फाइनल कंट्रोल है ही नहीं। उसके ऊपर जो फाइनल कंट्रोल है या डिसाइसिव कंट्रोल जो है, इट लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो आप बताइए, क्या ये फेडरल स्पिरिट के हिसाब से है ये व्यवस्था? तो नहीं, ये फेडरल स्पिरिट के अगेंस्ट में जाता है, क्योंकि एक प्रकार से स्टेट से उस अधिकार को यह छीन लिया गया। क्योंकि होना तो यही चाहिए कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी ये सिविल सर्वेंट्स हैं, उन सारे सिविल सर्वेंट्स के ऊपर अल्टीमेट कंट्रोल जो है, यानी फाइनल कंट्रोल जो है, वो स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। लेकिन भारतीय व्यवस्था में ऑल इंडिया सर्विसेज की जो मौजूदगी है, वो एक ऐसे प्रकार की आपको प्रशासनिक व्यवस्था को वो उत्पन्न करती है, वो जनित करती है, जिसमें कि ऑल इंडिया सर्विसेज के जो सदस्य हैं, जो कि स्टेट कैडर्स में वो काम करते हैं, भिन्न भिन्न स्टेट्स में वो कार्य करते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो फाइनल कंट्रोल है, वो फाइनल कंट्रोल जो है वो स्टेट का नहीं है, वो केंद्रीय सरकार का है। तो ये जो है ऑल इंडिया सर्विसेज की जो उपस्थिति है भारतवर्ष में, ये हमारी ये फेडरल स्पिरिट के अगेंस्ट में है और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक यूनिटरी फीचर है। आशा है आप हमारी बात को समझे होंगे। ऑल इंडिया सर्विसेज के ऊपर ही एक क्लास में और लूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा, ऑल इंडिया सर्विसेज के ही बारे में जो ये टेक्निकल बातें हैं, जो संवैधानिक के प्रावधान हैं और उससे संबंधित अन्य भी बहुत सारी बातें हैं, उसको समेटता हुआ इसके बाद वाला ये लेक्चर होगा। आप उसको एक कंटिन्यूटी में, इसके साथ एक कंटिन्यूटी में आप देखिएगा, आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, और आशा है आप लोग ये पढ़ रहे होंगे। और आज संयोग बना क्योंकि ये 2-3 दिनों से बहुत ही व्यस्तता थी, लेकिन व्यस्तता होने के बावजूद भी अगर मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ये छूट रहा है, समथिंग इज मिसिंग आउट हियर।
कुछ ना कुछ ये मिस कर रहा है। तो जो आंतरिक एक प्यास होती है वो नहीं बुझ पाती है। कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि नहीं, ये सब चीजें होनी चाहिए और ये सब चीजें अच्छी भी लगती हैं, क्योंकि ये तो बोला भी गया है कि अब अगर ये समय को देखा जाए तो यानी ये टाइम टेल्स दैट इट्स द मैन हु पासेस अवे, यानी कि टाइम बोलता है कि ये आदमी है जो कि ये यानी कि निकल गया या गुजर गया, वो पास कर गया। एंड द मैन सेज दैट इट्स द टाइम विच पासेस अवे, और आदमी बोलता है कि ये समय निकल गया, यानी कि समय बोलता है कि आदमी निकल गया और आदमी बोलता है कि ये समय निकल गया। अब कौन सी बात सही है? तो हम लोग अगर इस चीज को बोले, मतलब मैं अपने भी ऊपर इस चीज को बोल रहा हूं, जैसे मुझे तो लगता है कि ये सबसे बड़ा ये झूठ कथन है, ये बहुत ही एब्सर्ड, बहुत ही इलॉजिकल स्टेटमेंट है। इफ समवन इज सेइंग दैट आई हैव नो टाइम, कि समय नहीं है मेरे पास, इट मीन्स दैट यू आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ टाइम। तो इसका यह मतलब हुआ कि आप टाइम के मैन्युफैक्चरर हैं। किसने किसको पकड़ रखा है, यह समझने वाली बात है। अब मान लीजिए कि कोई ये चोर है और सिपाही है कोई, और हम लोग इस चीज को देखते हैं कि जब ये सिपाही जो है वो हैंडकफ को लगा करके, हथकड़ी को लगा करके वो जा रहा होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये चोर जो है ये भागे ना, तो एक तो उसका जो यानी कि ये गोल वाला रिंग जैसा जो होता है वो चोर के हाथ में लगा देता है, लॉक कर देता है, और जो दूसरा इंड है उसको अपने हाथ में लगा लेता है कि वो भागे ना। अब जो ये चोर है वो चिल्ला चिल्ला करके ये बोलने लगे कि मैंने उसको पकड़ रखा है, मैंने ये सिपाही को पकड़ रखा है। तो ये तो हंसने वाली बात है, क्योंकि यानी ऊपरी तौर पे तो यही लगेगा। और अगर मान लीजिए कि अगर वो ये पुलिस है और उसने अपनी यूनिफॉर्म को ये नहीं उसने पहन रखा है, अगर वो सिविल ड्रेस में है, तो चोर भी अगर ये चिल्लाएगा कि हमने इसको पकड़ रखा है, सिपाही को पकड़ रखा है, तो लोग ये कंफ्यूज हो सकते हैं। अब यहां पे ये समझने वाली बात है कि यानी कि किसने किसको ये पकड़ रखा है। चोर ने सिपाही को पकड़ रखा है कि सिपाही ने ये चोर को पकड़ रखा है। अब यानी कि जो व्यक्ति जो कि उन दोनों की रियल आइडेंटिटी को जानता है, वो अच्छी तरीके से समझता है कि ये किसने किसको पकड़ रखा है। सिपाही ने ये चोर को पकड़ रखा है, लेकिन जो उन दोनों की रियल आइडेंटिटी को नहीं जानता है वो तो कंफ्यूजन में रहेगा। ठीक उसी प्रकार से टाइम के साथ जो हम लोगों का रिलेशनशिप है, जब तक उसके रियल फंक्शनिंग को, जब तक टाइम के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है उसकी रियल फंक्शनिंग को जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे, तब तक हमारे मुंह से यही निकलते रहेगा कि मेरे पास ये टाइम नहीं है। किसने किसको पकड़ रखा है? हम लोग अगर ये बोलते हैं कि हमारे पास ये टाइम नहीं है, इसका ये मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि हमने ये टाइम को पकड़ रखा है, टाइम हमारे कंट्रोल में है। जबकि ये बात है बिल्कुल यानी उल्टी, टाइम ने हम लोगों को पकड़ रखा है। जिस दिन हम लोगों ने ये पहला ब्रेथ लिया, पहला श्वास लिया, उसी दिन से टाइम जो है वो हमारे पीछे लग गया और टाइम के ये वश में हम लोग आ गए। बेहतर स्थिति हम लोगों के लिए यही होगी कि उस जो टाइम मिला है हमारे जीवन में
जो हमारी अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी में हम कुछ ऐसा ये करें कि उस समय का, उस मिली हुई अपॉर्चुनिटी का सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं। क्योंकि सदुपयोग और दुरुपयोग के बीच में बहुत ही यानी कि पतली लाइन है, बहुत ही महीन लाइन है। आप कब समय का सदुपयोग करते करते दुरुपयोग करने लग जाते हो, ये बहुत ही महीन रेखा है इन दोनों के बीच में। हम जितने ये कॉन्शियस होंगे, जितने अलर्ट होंगे, उतना ही ज्यादा हम लोग ये समय का सदुपयोग ये कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है इसमें कि ये सब कुछ ये करना ये संभव है, ये हम लोगों के हाथ में है। थोड़ा ये प्रयास से और थोड़े डिटर्मिनेशन से इन सारे चीजों को ये किया जा सकता है, अपने मिले हुए समय को फ्रूटिफाई किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, और आशा है कि आप लोग हमारी बात को समझे होंगे। हम लोग ये कल फिर ये कोशिश करेंगे कि वीडियो अपलोड ये किया जा सके, और तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू एंड द क्लास इज ओवर।